अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है ओमिक्रॉन की। जी हाँ, जब से हमने कोरोना के बारे में सुना है और हम आपको अपडेट करते चले आ रहे हैं, अब ये एक ऐसी इसमें एक किस्म आ गई है, एक ऐसा वेरिएंट आ गया है जो बहुत ज़्यादा, जितने पहले वेरिएंट आए हैं उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर सिर्फ हम पाकिस्तान के अंदर की बात कर लें तो कल जितने केसेस थे आज उससे 2 गुना हो गए हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर क्या सिचुएशन ये पैदा कर चुका है, क्या सूरत हाल है, इससे तो हम यकीनन आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले आज हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि 24 घंटे में 49,270 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,019 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। यादादोशुमार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए हैं। कोरोना में मुब्तला 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो महकमा सेहत ने तस्दीक की है कि शहर में 24 घंटे के दौरान 4,509 कोरोना टेस्ट किए गए। 284 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से कोरोना की वबा को शिकस्त देने के लिए शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। नाज़रीन, आज बैनुसूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस होना थी, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मुलतवी कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए तालीमी इदारे खुले रखने चाहिए या इनको बंद कर दिया जाना चाहिए, इससे मुतालिक ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लेकिन वज़ारत तालीम का कहना यह है कि अब ये इजलास अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है। तालीमी कॉन्फ्रेंस जो है स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आ रही हैं। इस्लामाबादी की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस में वैक्सीनेशन लाजमी करार देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में तालीमी इदारों की बंदिश से पहले ही बच्चों की तालीम का, नाज़रीन आप जैसा कि सब बखूबी जानते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब मज़ीद आगे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं, माहिर तालीम क्या सोचते हैं, असातिज़ा क्या राय रखते हैं और तालीमी इदारों के अंदर सिचुएशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे तालीमी इदारे अभी भी खुले हुए हैं, इन सब पे हम बात कर लेते हैं। जी, उज़मा राफे साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। उज़मा साहिबा, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रही हैं। उज़मा साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी आज जो बैनुसूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस होना थी, उस हवाले से आप लोगों को एतमाद में लिया गया है, आप खुद एक स्कूल रन कर रही हैं, उसको हेड कर रही हैं, क्या आप तक इत्तलात थी, क्या होने जा रहा है? क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं उन तक ये इत्तलात पहुँच रही हैं कि अगर ओमिक्रॉन इसी तरह से तेज़ी से फैलता रहा तो खुदा न खास्ता दोबारा से जो तालीमी सिलसिला है बच्चों का वो मुनक़ता हो सकता है। देखिए, से ही हम लोग जैसे एनसीयूएससी की जितनी भी सिफारिशात हैं या जिस तरह वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि इसका फैलाव किस तरह से हो रहा है। जैसे पहले 2 दिन पहले तकरीबन 2.87 था और आज इसकी जो वो है तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग है। तो ऑफ कोर्स बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हम लोग भी इसके ऊपर काफ़ी क्लोजली आंख रखे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसके ऊपर हम काम कर सकेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे पहले भी एनसीयूसी की सिफारिशात के तहत अल्टरनेट स्कूल डेज के ऊपर हम गए थे या शॉर्ट इन टाइम हम लोगों ने टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था, सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। तो इस तरह के ही उस पैटर्न पे हम चल के तालीम को जारी रखेंगे। स्कूल को की बंदिश जो है मेरे ख्याल में वो लास्ट में होनी चाहिए। पहले बहुत सारे और इक़दामात हैं जिसके तहत हम कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। ठीक है, इक़दामात तो होने चाहिए और आप कह रही हैं कि अगर इक़दामात होते हैं, टाइम महदूद किया जाता है या दीगर कुछ और इक़दामात किए जाते हैं, लेकिन उज़मा साहब, आपको नहीं लगता है कि इससे बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज होगा? हमारे घरों में भी ज़ाहिर है बच्चे मौजूद हैं, बहुत से नाज़रीन भी जो देख रहे हैं, 1.5 2 साल जो हैं बच्चों की तालीम का सिलसिला हो ही नहीं पाया। चले, बहुत सारे शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बच्चों ने गैजेट्स इस्तेमाल कर लिए, ऑनलाइन क्लासेस ले ली, लेकिन वो बच्चे जिनके पास गैजेट्स हैं ही नहीं सिरे से, जहाँ पे ऑनलाइन कुछ तसव्वुर ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि फिर से अगर स्कूल्स बंद होते हैं तो तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाएगा? देखिए, ऑनलाइन कभी भी ट्रेडिशनल स्कूल जो हमारा स्कूल फ्रेमवर्क है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ये तो एक फिनोमेना है एंड एवरीबॉडी आफ्टर दीज जितने भी हमारे कोविड के अभी वेव्स गुजरी हैं उसके बाद जो हमने एज एन एजुकेशनिस्ट ऑब्जर्व किया है, स्पेशली फॉर द यंगर किड्स और जो यूनिवर्सिटी लेवल के भी बच्चे हैं, इवन मेडिकल के बच्चे, फिर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, लर्निंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा
ऑनलाइन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ जो अर्बन एरियाज हैं तो उन्होंने तो ये सारी चीज़ें को ऑप्ट कर लिया, बट रूरल एरियाज जो हैं हमारे, उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स या फिर एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंटरनेट की नहीं है, गैजेट अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन फ्रेमवर्क को इतनी एक्सेसिवली और इतनी इसके साथ जो है वो नहीं कर सके। लेकिन फिर भी जो है लर्निंग लॉसेस ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में है, और उसको ओवरकम करने के लिए ऑफ कोर्स जब ये स्कूल खुले तो बच्चों के जो एक तो मेंटल वेलबींग थी, और जो है उनके घर में काफी ऐसे लोग थे जिनके साथ ये कोविड में अफेक्ट सही हुए थे, और सही। तो उसकी वेलबींग उसमें सर एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ब्रेक हो रही है, हम आपको उस तरह से सुन नहीं पा रहे जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि क्लियर आपकी बात हम तक पहुंच सके। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, बच्चों की एजुकेशन का बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया जो है वो भी अपने लॉस पर बहुत ज़्यादा बात करती है। लोग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो फ़ी नहीं देना चाहते हैं, फ़ीस अदाई नहीं करना चाहते हैं इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा तो हम किस बात के लिए पे करें स्कूल को। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फिर नुकसान हो जाता है ना तालीमी इदारों को। और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो सिर्फ इस वजह से बंद हो गए हैं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर वो अपना खर्चा ही पूरा नहीं कर पाए। असातिज़ा की बहुत सारे लोग की जॉब्स चली गई हैं क्योंकि स्कूल उनको पे नहीं कर पा रहा था। तो ये सारा नुकसान, ये जो आप समझ रही हैं कि अभी वज़राए तालीम की होनी जा रही है कॉन्फ्रेंस, इसमें आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे, ये मामला उठाएंगे? देखिए, जो जिस तरह से जॉब लॉसेस के ताल्लुक है तो सारे ही सेक्टर्स में, नॉट ओनली द एजुकेशन सेक्टर, इट इज ऑलवेज, इट इज एवरीवेयर। चाहे आप टेलको की इंडस्ट्री ले लें या आईटी की इंडस्ट्री ले लें, ये हर जगह पे ही पेंडेमिक ने असर किया। दूसरी ऑफ कोर्स पेरेंट्स का एक होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्कूल पे कि स्कूल कितना आउटपुट अपना जो है दे रहा है बच्चों की इनके हवाले से। तो अगर फेस टू फेस के अंदर हम जब ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं तो दो तरह की टीचिंग एंड लर्निंग हो रही थी। एक हो रही थी डायरेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग, और एक हो रही थी कि इनडायरेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग के लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भिजवा दिए गए और बच्चों से रियल टाइम रिस्पॉन्सेज नहीं लिए गए। इसी तरह था कि जिसमें आप लाइव टीचिंग एंड लर्निंग हो रही थी, उसमें पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और पेरेंट्स को जो घर बैठे हुए थे उन्होंने टीचर्स की टीचिंग मेथडोलॉजी को, स्कूल्स को, और जितनी वो एफर्ट पुट इन करते थे उसको अप्रिशिएट किया। और जाहिर बात है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था बच्चों को सुपरवाइज करना घर के अंदर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टीचर इतनी एफर्ट पुट इन कर रही है बच्चों के अंदर, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे थे, पेरेंट्स भी डिफरेंट थे कि कुछ चाह रहे थे कि लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, कुछ चाह रहे थे कि कोई फायदा नहीं ऑनलाइन का, लेकिन पेंडेमिक इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने ये रियलाइज किया, और री एनरोलमेंट जो बच्चों की हुई वो बहुत ज्यादा है इन द गवर्नमेंट सेक्टर और इन द प्राइवेट सेक्टर आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। मैं मुस्बा, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप चूंकि खुद एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, निजी स्कूलों में क्या होता रहा है, मेरे खुद अपने 2 बच्चे हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ अंदाजा है। आप पे करना चाहते हैं या आप पे नहीं करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपको पे करना पड़ता है। और मैं खुद चूंकि आपको बता रही हूँ, जहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं मुझे पूरी की पूरी फी देना पड़ी है, पूरी फीस मुझे बच्चों की अदा करना पड़ी है, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं दिया गया। अगर आप डिस्काउंट की जाके बात करते हैं तो स्कूल इंतजामिया कहते हैं ठीक है जी आप अपने बच्चे हटा लीजिए। आप लोग मतलब कुछ सोच रहे हैं इस बारे में कि ठीक है अगर आपके स्कूल बंद हैं, बहुत सारे अखराजात आपके भी बच रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्डिंग का किराया नहीं देना पड़ता या दीगर चीज़ें, लेकिन बिल आपका कम आ रहा होता है, दीगर एक्सपेंसेस भी आपके बहुत कम हो रहे होते हैं, तो आप लोग ये ज़रा सोच रहे हैं या सोचेंगे कि ठीक है पेरेंट्स को भी कुछ रिलीफ दिया जाए? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस आपकी टीचर्स ले रही हैं तो हम माएँ भी तो साथ में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को दिलवा रही होती हैं, बच्चे तो खुद से नहीं बैठते हैं, या आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? जी, ऑफ कोर्स आपकी जो बात, देखिए 2 राय हो सकती हैं इस चीज़ के अंदर। एक तो ये भी है कि उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स किए अपनी कनेक्टिविटी को बिल्ड अप करने के लिए। बहुत सारे उस्ताज़ा जो थे वो घर पे बैठ के, उनके पास भी गैजेट्स नहीं थे, एक्स्ट्रा गैजेट्स परचेज किए गए। बल्कि मैं अपने स्कूल की बात कर रही हूँ, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जो है हम लोगों ने स्पेंड की, जो कि जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए थी, कनेक्टिविटी को बिल्डअप करने के लिए थी। मैम उस्मा, आजकल कौन सी टीचर है जो आप जैसे स्कूल, जिस तरह के स्कूल को आप हेड कर रही हैं, कि उनके पास एक स्मार्टफोन नहीं होगा, उनके पास घर में एक लैपटॉप
लैपटॉप नहीं होगा। ये आपको नहीं लगता बड़ी ज्यादती है कि अगर आप ये बात कर रही हैं टीवी के ऊपर कि जी गैजेट्स खरीदे जाते हैं तो इसलिए पेरेंट्स को पे करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन हम लोगों ने तकरीबन जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसके तहत हम लोगों ने डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए बच्चों को, पेरेंट्स को डिस्काउंट प्रोवाइड किए, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर उनकी जो पेमेंट स्ट्रक्चर था उनके अंदर लीनियंसी प्रोवाइड की, उनको एक्सटेंशन दी। तो ये चीज़ें तो मैं खुद मैंने अपनी तरफ से विटनेस की है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को वो नहीं कह रही कि किस स्कूल ने किस तरह से क्या किया, लेकिन जब हमारे स्कूल की बात है तो उसमें तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लीनियंसी प्रोवाइड की थी पेरेंट्स को भी, और जो है टीचर्स की सपोर्ट के लिए हमने बहुत काम किया। टीचर्स को जो है हमने स्कूल में जब बुलाया, घर बैठे बुलाया, उनको गैजेट्स प्रोवाइड किए, उनको आईटी जो है गैजेट जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो है सहूलत फराहम की। तो और इस आप तरह की लोगों ने हर कोई ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं अभी? प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कोई ये सिस्टम शुरू हुआ है, बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाए कि किस तरह से जो एक प्रॉपर लर्निंग है स्कूल के अंदर वो डिफरेंट है ऑनलाइन लर्निंग से, तो असातिज़ा की कुछ उस हवाले से तरबियत की जाए? कुछ ऐसा आप लोगों ने किया सिस्टम? देखिए, हम लोगों का जो हम जो सिस्टम यूज कर रहे थे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर हमारी कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ थी। हमने वहां से काफी ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया। उसके बाद जो ऑनलाइन का टोटल फ्रेमवर्क होता है या लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। जो ट्रेडिशनल स्कूल जो आप स्कूलिंग सिस्टम होता है, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स टीचर्स की ट्रेनिंग हुई। कैम्ब्रिज के साथ काफ़ी ज़्यादा हमारी कोलैबोरेशंस हुई। जी। उसके अलावा ऑनलाइन काफ़ी हमारे जो वेबिनार्स हमारी टीचर्स ने अटेंड किए। लेसन प्लान का जो टोटल फ्रेमवर्क होता है वो चेंज हुआ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बच्चों की जो है लर्निंग आउटकम्स को गेज करना होता है। ईएफएल्स डिफरेंट तरीके के इस्तेमाल होते हैं जब आप लेसन डिलीवर कर रहे होते हो। तो ऑफ कोर्स टीचर्स ने बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुई टीचर्स, और स्कूल ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की टीचर्स को। टीचर्स को जी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन बच्चों में अभी भी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चों को अभी भी अगर हम कोई गैजेट दे देते हैं घर में तो प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और हम पेरेंट्स को हर वक्त उनके सर पे रहना पड़ता है कि अभी ये वाली क्लास खत्म हो गई है, अगली क्लास का टाइम है तो उसके लिए चलें। बहरहाल राफिया साहब बहुत शुक्रिया। उज़मा राफिया साहब आप हमारे साथ मौजूद थी। आप एक स्कूल को हेड भी कर रही हैं, प्राइवेट स्कूल को, वहाँ पर जो हेड्स हैं उनकी क्या सोच है, टीचर्स क्या सोच रखते हैं, पेरेंट्स किस सोच के साथ आते हैं, क्या आप लोग डिस्काउंट्स देते हैं, क्या डिस्काउंट्स दे सकते हैं अगर इस तरह की सूरत हाल दोबारा होती है स्कूल बंद करने की, तो आप वो फरमा रही थी। बहुत शुक्रिया उज़मा राफिया साहिबा मेरे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा जी, उज़मा साहिबा जो फरमा रही थी, ये जितनी गुफ्तगू मैं उनसे कर रही हूँ, अगर अभी कुछ लोग देहात में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चों को तो बिल्कुल ही गैजेट्स वगैरह ही मौजूद नहीं हैं, तो वी डू अंडरस्टैंड, हमें बिल्कुल आइडिया है, बिल्कुल अंदाज़ा है आप लोगों की मुश्किलात का भी, उस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करते भी हैं कि देहात के अंदर जो देही इलाके हैं हमारे, वहाँ पर असातिज़ा को इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए घर बैठे बच्चों को पढ़ा सकें। तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कूल। एक बाकायदा चैनल जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की ताउन से, कोलैबोरेशन से शुरू किया गया है, और उस चैनल के ज़रिए तालीम जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। आपके घर में अगर एंटीना भी मौजूद है, दीगर अगर आपने कोई केबल सिस्टम लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी टेलीस्कूल आता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके बच्चों के पास टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई और लैपटॉप्स वगैरह नहीं है, तो आप टेलीस्कूल से बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ उन स्कूलों का सोच रही है जहाँ गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, ऐसे स्कूलों का भी सोचा जा रहा है जहाँ पर बच्चे जो हैं उनके पास ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं हैं या टीचर्स ट्रेंड नहीं है। बहरहाल टीचर्स को ट्रेंड किया जाना चाहिए इसको लेकर, और फ़ी में बहुत ज़्यादा कंसेशन, बहुत ज़्यादा रियायत जो है वो दी जानी चाहिए। ये मैं एक पेरेंट होने के नाते कह रही हूँ। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं, और आगे भी ओमिक्रॉन ही के हवाले से हम बात कर रहे होंगे, लेकिन बात कर रहे होंगे तालीमी इदारों को तो जो नुकसान पहुँच रहा है उससे मईशत को भी नुकसान हो रहा है ना। बहुत सारे तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, लेकिन मईशत के और बहुत सारे शुबे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। दुनिया भर में अगर हम देखें तो तेज़ी से बढ़ते ओमिक्रॉन के केसेस ने अब बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई है। गुज़श्ता साल के आखिर में जहाँ दुनिया की मईशत कोरोना के नुकसानात से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट ने, ओमिक्रॉन ने आकर दुनिया को एक बार फिर से 2 साल पहले वाले मकाम पर ला खड़ा किया है। इस वक्त यूरोप और अमेरिका कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते नजर आ रहे हैं, और दुनिया भर में इस वक्त ओमिक्रॉन की वजह से मईशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, कहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी बिगड़ चुकी है, कितनी संभलती दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट में देखिए। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे जो दुनिया की मईशत पर बात करेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है ओमिक्रॉन की वजह से, उनसे भी बात करेंगे।
दुनिया भर में रोजाना रिपोर्ट होने वाले ओमिक्रॉन के केसेस लाखों की तादाद में पहुंच गए हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक शुमाली और जनूबी अमेरिका में 1 जनवरी को इस खित्ते में 34 लाख की तादाद 8 जनवरी तक 61 लाख तक पहुंच चुकी थी। अस्पताल के मरीज में भी 33% इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा पाबंदियां नाफिज की गई हैं, जिनकी वजह से लोग काम पर नहीं जा सकते। हजारों की तादाद में परवाजें मुअत्तल, कारोबार की बंदिश, स्पोर्ट्स इवेंट मुअत्तल, जबकि स्कूलों में और अस्पतालों में कोरोना की वजह से अमले की शदीद कमी है। ये सारे हकाइक अमरीकी मईशत को शदीद धचका पहुंचा रहे हैं। सप्लाई चेन शदीद मुतासर होने की वजह से स्टोर्स खाली पड़े हैं। जिन पर अशिया मौजूद हैं वो महंगे दामों मिल रही हैं। यूरोपीय ममालिक में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। फ्रांस, बरतानिया, स्वीडन समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी सूरत हाल खराब होती जा रही है। कोरोना के बायस हुकूमतों को नए मुआशी बहरान के बायस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। खलीजी रियासतों में भी जुज़वी फिजाई पाबंदियों की वजह से जरूरी अशिया की तरसील मुतासर हो रही है। दुनिया के बाकी ममालिक में भी कोरोना की वजह से लगने वाले मुआशी इस्तेकाम अगले चंद माह आता दिखाई नहीं दे रहा। सियाहत का शोबा मुतासर होने से इस शोबे में अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बिल्कुल जी, सयाहत का शोबा भी मुतासिर हो रहा है। सेहत के अपने शोबे में इतनी सहूलियात नहीं हैं कि इतना बढ़ता हुआ जो दबाव है अस्पतालों के ऊपर उसको फेस किया जा सके, उसको बर्दाश्त किया जा सके। और ओमिक्रॉन की बात हो रही है तो आपको बताएं कि इसकी वजह से अमेरिका में सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अबतर दिखाई देती है। पहले भी जितने वेरिएंट आए हैं हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है अमेरिका के अंदर। लेकिन जी, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर अक़दस अफजल साहब हैं, माहिर माशियात हैं, तो बेहतर तौर पर हमें समझा सकेंगे कि अब मईशत को बेहतर रखने के लिए, ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए क्या इकदाम दुनिया करती दिखाई दे रही है और क्या ये इकदाम जो हैं ये फायदेमंद साबित होंगे, सूदमंद साबित होंगे। बात करते हैं जी डॉक्टर अक़दस अफजल साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अक़दस साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ओमिक्रॉन की वजह से पूरी की पूरी दुनिया ही मसाइल का शिकार है। ये मसाइल गंभीर होते चले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है मुतासिर कर रही है वो खुराक की सप्लाई है जो मुतासिर हो रही है। अमेरिका जैसे मुल्क की बात कर लेते हैं सर, वहाँ भी हमें स्टोर्स खाली दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में स्कूलों का जो अमला है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर जो अमला है, असातिज़ा हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कम हो रहे हैं। पहले मैं चाहूँगी कि आप बता दीजिए कि जो बाइडेन इंतज़ामिया कैसे इन चैलेंजेस से निपटेगी, कैसे दुनिया में खुराक के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। इस तरफ वाक़तन उतनी तवज्जो दी जा रही है जितनी दी जानी चाहिए? मैं सप्लाई चेन के हवाले से बात कर रही हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल आपका। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड का जो उसने हाल ही में सर उठाया है। मुझे याद है, मैं कुछ दिन पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपके प्रोग्राम में आया था और जब मैंने कहा था कि ओमिक्रॉन से दुनिया आगे निकलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा वेरिएंट है जो तमाम दुनिया की मईशतों को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब आपने अमेरिका की बात की। देखिए, पहले जब कोविड-19 पिछले साल अमेरिका में और पूरी दुनिया में उसने सर उठाया, तो उस वक्त स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके पास बहुत सी पॉलिसी स्पेस थी। उन्होंने बहुत से मॉनेटरी और फिर फिस्कल स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी में डाले। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में 40 साल में इन्फ्लेशन या अफराते ज़र बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। तकरीबन 7% पे इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या बाइडेन इंतजामिया ने वहां पे इस्तेमाल किए थे, अब वो पॉलिसी स्पेस बहुत कम होके रह गई है। तो आने वाले वक्तों में मैं ये समझता हूँ कि बाइडेन इंतजामिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो इतनी ज्यादा अफराते ज़र के सामने किस तरह से मईशत को दोबारा से मईशत के पहिए को दोबारा से कैसे चलाते हैं। जी सही सही। अच्छा अक़दस साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आलमी मंदी की जब हम बात करते हैं तो तेल की कीमतें फिर से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, 3 साल की सतह पर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अच्छा, दुनिया भर में अगर हम देखें तो सप्लाई चेन का ज़्यादातर इन्हिसार ऑब्वियसली तेल की कीमतों पर ही होता है। ये फिर जो ओपेक ममालिक हैं ये तेल की पैदावार बढ़ाते क्यों नहीं हैं ताकि आलमी सतह पर कीमतों में इस्तेहकाम आ सके? क्या मफादात हैं, क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है? हालांकि हमें यहाँ जब हम बात करें तो लगता है कि ये बहुत ईजी है। इजी है भी या नहीं है? देखें, ओपेक क्या है? ओपेक बेसिकली एक तरह की
कार्टेल है जो कि हाँ। मिल के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हाँ। इतनी सप्लाई करती हैं दुनिया में कि हाँ। जिससे उनको वो कीमत मिल सके जो वो लेना चाह रहे हैं। लेना चाहिए। ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहेंगे कि सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए बढ़ जाए। कि उनकी जो ऑब्जेक्टिव प्राइस है उससे वो चीजें नीचे आ जाएं। नीचे आ तो जाए। मैंने कुछ मैं एनालिसिस ये भी देख रहा था कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ऑयल की इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस 90, 95 या $100 तक भी जा सकती है। हैविंग सेड दिस, मैं ये समझता हूँ कि ओपेक ममालिक को बहुत सोच समझ के सप्लाई के साथ उतार चढ़ाव करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर कर दी गई तो डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी कि लोग अपना तर्ज जिंदगी या बिहेवियर बदल सकते हैं, जिससे वो ऑल्टरनेट एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, जिससे इवेंचुअली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को नुकसान होगा। तो नुकसान आपका जो होगा। सवाल था उसका जवाब यही है कि ये उनके उनके इंटरेस्ट में है, ओपेक कंट्रीज के इंटरेस्ट में है कि वो सप्लाई को तकरीबन इतना रखें कि जहां पे उनको एक मैक्सिमम मुनाफा मिल सके। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा कि अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इसमें दुनिया भर की हुकूमतों के पास, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, उसके पास अब ऑप्शन सिर्फ दो रह गए हैं। या पहला ऑप्शन तो ये है कि सब कुछ खुला रखें, सारा कारोबार वैसे का वैसे रहे, मईशत का पहिया चलता रहे, जैसे तैसे भी है, कारोबार खुले रहें, लोगों को मुतासिर होने दिया जाए। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि मईशत का पहिया जो है वो रोक लिया जाए। दोनों मामलों में नुकसान वाज़ेह है, एक जानिब जानी नुकसान दिखाई दे रहा है, दूसरी जानिब माली नुकसान है। आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, ऐसा क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो, और क्या वाकईतन कोई ऐसा दरमियाना रास्ता है भी? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं समझता हूँ कि यही दो बड़ी चॉइसेस हैं, स्पेशली जो हमारे जैसी तरक्की पजीर ममालिक की जो लीडरशिप है उसके सामने। देखें, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तो यही कहूंगा कि इंसानी जानों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि हमारे जैसे ममालिक में जहां गुर्बत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप मईशत को जस्ट लाइक दैट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डेली वेज वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि इस मईशत पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप्स को तमाम तरक्की पजीर ममालिक में ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन के ऊपर रखें। यहाँ पर बहुत से एफर्ट्स किए गए हैं पाकिस्तान में। अभी मैं हाल ही में पढ़ा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को एटलीस्ट एक खुराक वैक्सीन की लग चुकी है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक इसके ऊपर रीफोकस करने की जरूरत है, और आई थिंक जो लोगों ने वैक्सीन करवा भी ली है उन सबको बूस्टर्स लगवाने की जरूरत है। तो आई थिंक इन द फाइनल एनालिसिस एक फाइन बैलेंस रीच करने की जरूरत है बिटवीन मईशत को इतना खुला रखा जाए कि उससे दिहाड़ी मजदूरों का चूल्हा जलता रहे, और साथ साथ इस तरह की वैक्सीनेशन और इस किस्म के हेल्थ अरेंजमेंट्स या प्रिकॉशंस लिए जाएं जिससे ये मोहलिक मर्ज जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जी। ठीक ठीक है। जिस तरह से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहकामात दिए गए और जिस तरह की पॉलिसी हमने पहले देखा कि मईशत का पहिया भी चलता रहा, और साथ साथ ये जो केसेस हैं ये भी बहुत कम हो गए, इतने कम हो गए कि बहुत सारे ममालिक ने इसकी तारीफ़ की, बोरिस जॉनसन ने भी इसकी तारीफ़ की जो हमारे यहाँ पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात पर अपनाई गई थी। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे बड़े ममालिक जो हैं वो सर जोड़ कर बैठ जाते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं इसकी मिसाल अफगानिस्तान का एक मसला मिलती है, जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इकट्ठे बैठे, और अभी कल हमने खबर भी दी है कि कहीं ना कहीं उनकी इमदाद जो है किसी न किसी तौर बहाल भी हो रही है। ये फरमा दीजिएगा कि ये कोरोना जो है इस पर किस वक्त जो तमाम बड़ी आलमी ताकतें हैं वो सर जोड़कर बैठेंगी? आपको नहीं लगता कि पानी जो है वो अब सर से गुजरता चला जा रहा है? तमाम लोगों को मिलकर बैठना चाहिए, खासतौर पर चीन के साथ एक बड़ी बैठक रखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर चीन में प्रोडक्शन रुक जाती है तो आलमी जो सप्लाई चेन है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। तो जो बड़े ममालिक हैं, जो ख़रीदार हैं, जो बायर हैं, जो सेलर्स हैं, उनको मिलकर बैठना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए कि क्या किया जा सकता है मईशत को बचाने के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त चाइना की बात नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको फिल फॉर ये करने की जरूरत है कि इनकी जो वैक्सीन का पैटेंट है
उसको हमारे जैसी तरक्की याफ्ता ममालिक या गरीब ममालिक से शेयर करने की जरूरत है। कि देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इनसे बहुत ही महंगी फाइजर, मोडर्ना, वो खरीद एस्ट्राजेनेका सकें। वैक्सीन खरीद सकें। तो True. मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप के अंडर और भी जो बहुत बड़े बड़े ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं, जैसे एरिट्रिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और भी जो डिफरेंट लीडर्स हैं, इन लीडर्स की लीडरशिप के नीचे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनको इकट्ठा होने की जरूरत है और एक ऐसा प्रेशर जनरेट करने की जरूरत है कि देखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतनी ज्यादा वैक्सीन खरीद सकें। तो इवेंचुअली हमें इस वैक्सीन का पेटेंट देने की बहुत ही अशद जरूरत है। तो आई थिंक हमें इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, सारी कंट्रीज को अपने साथ मिलाना चाहिए। और आई थिंक मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि चीन ने एक बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया है सारे कोविड-19 क्राइसिस के अंदर, कि उसने इतनी ज्यादा वैक्सीन हमारे जैसी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीका में कई कंट्रीज को फ्राहम की है। तो आई थिंक चीन ने एक बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया और पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। और इससे ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर चीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक लीडिंग इंटरनेशनल पावर के तौर पर, कुछ लोग तो समझते हैं कि वो ऑलरेडी उभर चुका है, बल्कि उभरेगा। जी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी बढ़ा है ना, अब अमेरिका का ही वो कर लें, आपस में इनके क्लैशेस और सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो ज़ाहिर दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, इस खत्ते के लिए भी अच्छी नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मईशत को किस तरह से बेहतर रखा जा सकता है ओमिक्रॉन की मौजूदगी में भी, इससे आप हमें आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है जी हमें आज शिमाली कोरिया के हवाले से, जिसके पैदर पे मिसाइल तजुर्बात के बाद अमेरिका ने नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। शिमाली कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम के लिए रूस और चीन से सामान के खरीदने वाले शिमाली कोरिया के 6 रूस के एक बाशिंदे और एक रूसी फर्म पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शिमाली कोरिया ने ये जो हाइपरसोनिक समय 2 मिसाइल हैं इनका तजुर्बा किया है। शिमाली कोरिया कब से मिसाइलों की दौड़ में शामिल है और अब तक कितने मिसाइल बना रखे हैं इसने, और इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, क्यों पाबंदियों पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये सारी चीजें पहले एक रिपोर्ट में जान लेते हैं। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे जी, उन पे इस मामले पे बात करेंगे। शुमाली कोरिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो हमेशा बड़ी ताकतों को चैलेंज करके आलमी मीडिया की खबरों में रहता है। शुमाली कोरिया ने 2 रोज कबल एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और एक हफ्ते के दौरान 2 मिसाइलों के तजर्बात किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर समंदर में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अक्टूबर और सितंबर 2021 में भी शुमाली कोरिया ने 5 दीगर मिसाइल तजर्बात भी किए, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शुमाली कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम के लिए रूस और चीन से सामान खरीदने वाले शुमाली कोरिया के 6 रूस के एक बाशिंदे और एक फर्म पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक ये इकदाम शुमाली कोरिया को मिसाइल प्रोग्राम और हथियारों के फैलाव से बाज रखने के लिए किया गया है। सितंबर 2021 से शुमाली कोरिया के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, जिनमें से हर एक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की खिलाफवर्जी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने 2006 में अपना पहला जौहरी तजर्बा किया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने उस पर पाबंदियां आयद कर दी थी। शुमाली कोरिया के पास अब तक 40 से 50 के दरमियान जौहरी हथियार हैं। शुमाली कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल के मजबूरी तौर पर 3 तजर्बात कर चुका है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे के बाद अमेरिका को कुछ तैयारों को रवानगी से चंद मिनट कबल ही रोकना पड़ा। परवाजों को शुमाली अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड की जानिब से जारी अलर्ट के बायस रोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी साहिल के साथ कुछ हवाई अड्डों पर रोकी जाने वाली परवाजों को 15 मिनट बाद ही मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि ये परवाजें शुमाली कोरिया की वजह से रोकी गयी या किसी और वजह से मामले की तहकीकात की जा रही हैं। अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान होने वाली बातचीत तवील अरसे से ताकतुल का शिकार है। बिल्कुल जी, तातुल दिखाई देता है इस बातचीत में, लेकिन पाबंदियां जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन इन पाबंदियों का कुछ असर होता दिखाई नहीं देता है शुमाली कोरिया के ऊपर। ऐसा क्यों है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जारी रहता है तो इसका नुकसान ज़्यादा किसको है? ये सारी चीज़ें जी बताने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार उवैस सलीम साहब मौजूद हैं। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करें, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया।
आपका शुक्रिया अवैस सलीम साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी दरख्वास्त पर। अवैस साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये तजुर्बात जो हैं ये पै दर पै किए जा रहे हैं शुमाली कोरिया की जानिब से। क्या वजह है, क्यों शुमाली कोरिया मिसाइलों की दौड़ में इतना फोकस्ड हमें दिखाई देता है इस चीज़ के ऊपर? दिफा के नाम पर किए जाने वाले ये जो मिसाइल तजुर्बात हैं, आप क्या समझते हैं ये खित्ते के अमन के लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ख़ास तौर पर ये जो हम एक नाम सुनते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल? जी देखिए, आपको इस पूरे मामले को इसकी टोटलिटी में देखना होगा। पहली दफा जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसने 2006 में पाबंदियां लगाई थी, जब पहला तजर्बा किया था न्यूक्लियर मिसाइल्स का नॉर्थ कोरिया ने, और उसके बाद ये पाबंदियां जो हैं ये तकरीबन तवातुर से नॉर्थ कोरिया पर लगी रही हैं और उसकी वजह से माली मुश्किलात भी उनको आई हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है, आप देख रहे हैं बड़ी मुद्दत से कि चाइना के राइज के साथ और साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज हो रही हैं अमेरिका के उसके हवाले से जो तहफुजात हैं, दुनिया दोबारा से एक बायपोलर वर्ल्ड में तकसीम होती जा रही है, जिसमें एक तरफ चीन और रूस खड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी खड़े हैं। अब एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने इत्तेहादियों की बैकिंग की वजह से इस तरह के तजर्बात कर रहा है। रूस और चाइना ने अभी नवंबर में जबकि सितंबर से इस किस्म के 6 मिसाइल लॉन्चेस कर चुका है नॉर्थ कोरिया, नवंबर में रूस और चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दरखास्त दी है कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर उनको हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो अपना प्रोग्राम भी जारी रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी ताज़ा सैंक्शंस आपने देखी हैं, ये एक तरह से इयादा है उन सैंक्शंस का जो पहले से, इसमें से बहुत सारी सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पर लगी हुई हैं। ये रिटेलिएशन का इजहार है अमेरिका की तरफ से, और ये न सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए एक पैगाम है बल्कि उनके इत्तेहादियों के लिए भी एक पैगाम है कि इसको कम से कम ये ब्लॉक जो है वो तस्लीम नहीं करेगा। सही। अच्छा, तो इस पैगाम का कुछ असर भी होगा अवैस साहब, क्योंकि हम ये देखते चले आ रहे हैं कि शुमाली कोरिया ने कभी भी आलमी दबाव को खातिर में नहीं लाया है शुमाली कोरिया, बल्कि वही इकदाम किए हैं जो उसके अपने मफाद में होते हैं या उसको अपने मफाद में लगते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो रही है और वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो लोगों को भी मशवरे देने लग गए हैं कि आप रोटी कम खा लें, लेकिन ये जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है इसको हम नहीं रोकेंगे। तो क्यों इतना ज़रूरी समझता है नॉर्थ कोरिया कि मिसाइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इसके लिए किसी से भी बिगड़ती है तो बिगड़ जाए? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो इसका फाइनेंशियल पहलू है और दूसरा इसका सिफारती पहलू है। नॉर्थ कोरिया इस वक्त दुनिया में एक बिल्कुल यूनिक केस है। एक तरह से पराया स्टेट वो बन गए हैं और वो किसी के कहने में नहीं है। वो अपनी जो जिस चीज़ को ठीक समझते हैं, ख़ास तौर पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए या अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए, वो किसी पाबंदी को दरखोरे इतना नहीं समझते। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि 2006 से, जैसे मैंने कहा, उन पर पाबंदियां लगी हुई हैं। वो अपने इत्तेहादियों की मदद से उनमें से बहुत सी पाबंदियों को इवेड करने में कामयाब हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगती हैं वो सिर्फ उन ममालिक पर उनका इतलाक होता है या उन एंटिटीज पर वो लागू होती हैं जो अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं, जिनके एसेट्स अमेरिका में हैं, जिनकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अमेरिका से हो रही है। अगर अमेरिका के साथ इन ममालिक का या उन अफराद का या उन इदारों का कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं है तो उस पर इन पाबंदियों का लागू होना कोई इतना ज्यादा जो है वो कारगर नहीं होता। इसीलिए ईरान या रशिया या चाइना जैसे ममालिक के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया ने जो है वो किसी हद तक अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जारी रखा है और अपनी फाइनेंशियल मुश्किलात को भी हल करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जो इसका सिफारती पहलू है वो अब देखना होगा हमें कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से दरखास्त करेंगे कि वो भी इआदा करे नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियों का और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला करे। ये याद रहे कि 2006 में पहली दफा, जैसे मैंने कहा, ये पाबंदियां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाई थी, और लेकिन अगर ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है और वहां पर वोटिंग होती है तो चाइना और रशिया दोनों के पास वीटो पावर है और वो किसी भी इस तरह के फैसले को ब्लॉक कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पावर डायनामिक जो है वो खित्ते में भी डेवलप हो रही है और आलमी सतह पर भी डेवलप हो रही है।
सही है। अच्छा, बातचीत के लिए जो रजामंद करने की कोशिश की जा रही है उस पे ओवैस साहब मैं चाहूंगी कि आप अपना तज्जिया ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन इंतज़ामिया पिछले साल जनवरी से शिमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से रोकने और मुज़ाकरात की तरफ लाने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। अच्छा, जो अमरीकी महकमा खारिजा है उसने पाबंदियों के साथ ऐलान भी किया, ये एक तरह से ऑफर की, इशारा दिया कि सिफारती सतह पर यह मामला हल किया जा सकता है। तो क्या फिर हम ये समझें कि अमेरिका जो है वो दोबारा शिमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात करेगा, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जो है वो काफ़ी अरसे से तातुल का शिकार रही है, हो नहीं पाती है, होती भी है तो कहीं ना कहीं डेडलॉक आ जाता है। देखिए, मेरे ज़ाती ख्याल में ये ऑफर तो अगरचे अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका कोई मस्बत रद्द अमल आएगा। अगर आपको याद हो, सदर ट्रंप के दौर में एक दफ़ा जनूबी कोरिया की सरहद पर एक बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई थी सदर ट्रंप के और जो लीडर है नॉर्थ कोरिया के, उनके दरमियान मुसाफा हुआ था और ये समझा गया था कि शायद कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन उसका भी कोई खातिर खा नतीजा उस वक्त नहीं निकला। बल्कि 2018 में जो सदर ट्रंप की एम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशंस में, निकी हेली, उन्होंने भी इस हवाले से काफी खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, क्योंकि इस वक्त नॉर्थ कोरिया जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो अकेला नहीं खड़ा है, वो एक ब्लॉक में खड़ा है। और वो ब्लॉक एक तरह से जिसमें ईरान या रशिया या चाइना, इस किस्म के बड़े ममालिक शामिल हैं, वो इस वक्त अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये पावर डायनामिक है। इसमें ये समझना कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ अमेरिका की इस किस्म की ऑफर से मुतासिर होकर अपना प्रोग्राम छोड़ देगा, वो उस पूरे ब्लॉक के लिए एक तरह से सेटबैक समझा जाएगा। सो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जो पिछले दिनों हमने देखा है 5 आलमी ताकतों ने ये जो एक मुआहदा किया है कि जी एटमी जंग जो है वो नहीं की जाएगी, कोई भी मुल्क जो है इसकी इब्तदा नहीं करेगा, तो ये फिर सिर्फ एक आपको लगता है कि कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, एटमी हथियारों के बनने से रोकने के लिए, इनको तल्फ करने के लिए हमें कोई ठोस इकदाम तो होते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे सर। जी, ठोस इकदामात तो वाकई नहीं है। हम CTBT के दौर से और उसके बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस हैं, उनके बाद से बारहा मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इस किस्म का इजहार देख चुके हैं कि वो अपने प्रोग्राम को या कैप कर देंगे या रोल बैक करेंगे या मजीद जो है वो हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी रहा है। सबसे बड़े जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका खुद, उनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उस पर मुसलसल काम होता रहता है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो बयानात हैं ये ऑप्टिक्स के लिए होते हैं। वो जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। और इन तमाम ममालिक की जो जिनके पास अब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, स्टेटेड पोजीशन तो यही है कि जी ये डिटेरेंस के लिए है, ये इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए कि इनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जो है वो क्या कहा जा सकता है, ये दुनिया में जिस किस्म के मामलात होते हैं, एक दफा हिरोशिमा पर एटम बम फेंका जा चुका है, बट उम्मीद और दुआ यही करनी चाहिए कि इसकी नौबत दोबारा ना आए। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया ओवैस सलीम साहब, अपना तज्जिया आप हमसे शेयर कर रहे थे, क्या मामलात हैं, क्या मामलात हो सकते हैं, ये हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर तज्जियाकार ओवैस सलीम साहब हमसे बात कर रहे थे, वीडियो लिंक पर मौजूद थे। अब हमें बात करनी है एक ऐसे शख्स की जो वैसे तो एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, लेकिन उससे एक ऐसी गलती हो गई है कि अब उससे उसके इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है। इस्तीफ़ा जो है वो मांगा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की। बरतानिया के वज़ीर आज़म पिछले कई दिनों से मुल्क में मई 2020 के पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर होने वाली पार्टी में शिरकत पर शदीद तनकीद की ज़द में हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से 19 माह बाद लॉकडाउन के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी मुनक्किद करवाने का एतराफ़ किया गया था। ऐवान में अब मुआफ़ी मांगी गई, लेकिन अपोजिशन हलकों और शहरियों की जानिब से उनकी मौज़रत को कबूल ही नहीं किया जा रहा और अब कहा यह जा रहा है कि जी वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हों। रिपोर्ट से बता रही हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से बरतानवी वज़राए अबलाग इस खबर को खूब उछाल रहे हैं।